नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू उत्कर्ष साइंस यूट्यूब चैनल में। सुबह के बजे हुए 11। आज का टेस्ट है वर्ल्ड ज्योग्राफी का, जो मैं आपके सामने लेकर के उपस्थित हुआ हूं। तो आप लोग इसको देखिए। और मैं आप लोगों से एक सलाह चाह रहा हूं कि मैं आपसे चाह रहा हूं कि आप लोग आने वाले समय में कौन से टेस्ट की डिमांड आप सबकी रहेगी। आप लोग बताइए कि जैसे क्या शुरू किया जाए आगे। कल का टेस्ट मैं सोच रहा हूँ कि एस्ट्रोनॉमी का बनाया जाए। एस्ट्रोनॉमी के बाद में मैं जैसे भूगोल को मैं जैसे इस तरीके से चला रहा हूँ, तो आने वाले समय में मैं चाह रहा हूँ कि भूगोल में जैसे विश्व भूगोल के अंतर्गत महाद्वीपों की श्रृंखला चलाई जाए, जिसमें कि एक एक महाद्वीप को उठा करके उनसे प्रश्न लाए जाएं। उसके बाद में टॉपिक वाइज भूगोल की भी चर्चा की जाए कि जैसे नदियों के अलग और झीलों के अलग, इस तरीके से टेस्ट सीरीज लाई जाए। और आप लोग बताइए, कमेंट कीजिए कि वो किस तरीके से आगे आगे की क्या योजना रहेगी। आप लोग बताइए, जैसे आप लोग चाहेंगे उस तरीके से टेस्ट बना दिया जाएगा। तो बाकी जैसे हिस्ट्री की वीडियोस वगैरह हैं वो तो आ रही हैं, आप लोग देखिए उनको। और टेस्ट के लिए ये भी मैं बताना चाह रहा हूँ आप लोगों की, टेस्ट इस तरीके से जैसे मैं ले रहा हूँ इस तरीके से सही है, या फिर उसको लैपटॉप की स्क्रीन पर उसको बताया जाए। आप लोग उसको कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि लैपटॉप की स्क्रीन पे टेस्ट ज़्यादा सही रहेगा या जिस तरीके से चल रहा है इस तरीके से ज़्यादा सही रहेगा। बाकी टेस्ट की पीडीएफ वगैरह तो आपके सामने उपस्थित हो ही जाती है। वीडियो अगर जब सुबह 11 बजे देख रहे हैं तो जैसे ही वीडियो ख़त्म होगी आप जा करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो बाकी उसमें आंसर वगैरह भी दिए रहते हैं। तो आप लोग बताइए आखिर कैसा सही रहेगा, लैपटॉप की स्क्रीन पे बताया जाए या फिर जिस तरीके से चल रहा है इसी तरीके से चलाया जाए। तो आइए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। आज का जो टेस्ट विश्व भूगोल का है, तो जिसमें आइए देखते हैं, अच्छे अच्छे प्रश्नों का संकलन है। आप लोग इसको देखिए। बाकी का जो आने वाले समय में और भी टेस्ट आपको मिलेंगे। तो कल का टेस्ट जो होगा वो एस्ट्रोनॉमी का होगा। हम एस्ट्रोनॉमी के ऊपर चर्चा करेंगे, तो काफ़ी अच्छा प्रश्न संकलन होने वाला है। इसके बाद महाद्वीप के ऊपर हम आएंगे, अफ्रीका, एशिया, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इन सभी महाद्वीपों के ऊपर चर्चा की जाएगी और उनके ऊपर टेस्ट बनाया जाएगा। हालांकि इससे पहले मैंने जब टेस्ट सीरीज शुरू की थी उसमें मैंने महाद्वीपों पर चर्चा की थी, उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाए थे। लेकिन ये जो प्रश्न होंगे वो उन सबसे इतर होंगे, नए नए प्रश्नों का संकलन इसमें किया जाएगा। तो आइए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। अगर जो आप सुबह 11 बजे देख रहे हैं तो सभी लोग क्या करें, आप लाइव चैट में जा करके उत्तर जरूर दीजिए। इसीलिए मैं एक क्वेश्चन पढ़ने के बाद 5 से 10 सेकंड रुक जाता हूं ताकि आप लोग उत्तर दे सकें। क्वेश्चन नंबर 1 का बताइए, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है। एक तरफ झील दी गई, दूसरी तरफ देश दिया गया, आपको बताना है कौन सुमेलित नहीं है, बताइए। देखिए, जैसे अगर हम बात करेंगे कौन सुमेलित नहीं है, तो देखिए टिटिकाका झील पेरू और बोलीविया सही है, सीमा पर स्थित है, सबसे ऊंची नौकागम्य झील है। मरकैबो झील वेनेजुएला, ये भी सही है, तेल के लिए जानी जाती है, खनिज तेल के लिए। इटास्का झील कनाडा, ये गलत है क्योंकि इटास्का झील जो है वो यूएसए में स्थित है। बाकी टाना झील इथोपिया सही है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस देश की सीमा लाल सागर से नहीं लगती है, बताइए। और आप लोग हमें ये भी बताइए कि टेस्ट का जो स्तर है प्रश्नों का और टफ किया जाए या फिर जिस तरीके से चल रहा है इस तरीके से सही, ये भी आप लोग बताइए। तो किस देश की सीमा लाल सागर से नहीं लगती है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का बी सही हो जाएगा, लेबनान। लेबनान की सीमा लाल सागर से नहीं लगती है। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न में से कौन सी आकृति हिमनदों के निक्षेप से निर्मित होती है। तो कौन सी आकृति हिमनदों के निक्षेप से निर्मित होती है, तो बताइए। तो हिमनदों के निक्षेप से जो आकृति निर्मित होती है उसको हम बोलते हैं हिमोड़। दरअसल जब जल से जब कोई आकृति निर्मित होती तो उसको हम बोलते हैं जलोढ़, क्योंकि जल में बहते हुए जो जलोढ़ मिट्टी वगैरह आती है। तो उसी तरीके से जब ग्लेशियर वगैरह होते हैं तो ग्लेशियर जब क्योंकि पिघलते रहते हैं और अपनी जगह से खिसकते रहते हैं, जब ग्लेशियर खिसक करके या कहीं पिघल जाते हैं तो उनकी जगह पर एक मलबा जमा हो जाता है जिसको हिमोड़ बोलते हैं। तो वो निक्षेपात्मक प्रक्रिया के जरिए होता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो है वो सी सही है, हिमोड़। बाकी सब अपरदनात्मक है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे, निम्न में से कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती। बहुत सी आसान सा प्रश्न है, आप लोग इसका उत्तर दीजिए। कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है, बताइए।
तो लिम्पोपो नदी है जो मकर रेखा को 2 बार काटती है, इसको घड़ियाल नदी भी बोलते हैं क्योंकि इसमें घड़ियालों की संख्या बहुत ज़्यादा है। दक्षिणी अफ्रीका के क्षेत्र में आप देखेंगे तो वहाँ पर आपको दिखेगी। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे, निम्न में से कौन सा कथन सही है आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए 2 कथन दिए गए, कूट के आधार पर आपको उत्तर देना है। मेसोपोटामिया दजला एवं फरात नदी क्षेत्र में स्थित है। दूसरा, मेसोपोटामिया ईरान का अभिन्न अंग है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ए सही हो जाएगा। पहला वाला तथ्य सही है क्योंकि देखिए मेसोपोटामिया दजला एवं फरात नदी के क्षेत्र में स्थित है, सही है। इसे यूफ्रेटिस टिग्रिस भी बोलते हैं, इराक के बीच का। दरअसल मेसोपोटामिया का मतलब ये नदियों के बीच की जगह, तो जैसे दोआब नहीं होता 2 नदियों के बीच का क्षेत्र, तो उसी तरीके से मेसोपोटामिया का अर्थ वही है। और मेसोपोटामिया ईरान का अभिन्न अंग है, गलत है क्योंकि वो इराक का है, ईरान का नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 का जो है वो ए सही है। क्वेश्चन नंबर 5 का ए फर्स्ट है। अफ्रीका महाद्वीप का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है बताइए। तो क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसका बी सही हो जाएगा, नाइजीरिया। तो नाइजीरिया, क्वेश्चन नंबर 6 का बी सही है, नाइजीरिया सही हो जाएगा। तो अफ्रीका महाद्वीप का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश जो है वो नाइजीरिया है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे, क्षेत्रफल की दृष्टि से अफ्रीका का सबसे बड़ा देश कौन सा है बताइए। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से अफ्रीका का सबसे बड़ा जो देश है वो देखेंगे तो अल्जीरिया है, क्योंकि पहले सूडान था लेकिन सूडान का विभाजन हो गया, दक्षिणी सूडान सूडान से अलग हो गया, इसलिए वर्तमान में जो हम देखेंगे तो अल्जीरिया सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का ए सही है, अल्जीरिया। क्वेश्चन नंबर 8 है, अटलांटिक महासागर में स्थित फाकलैंड द्वीप किसके अधिकार क्षेत्र में है बताइए। अटलांटिक महासागर में स्थित फाकलैंड द्वीप किसके अधिकार क्षेत्र में है तो यूके के अधिकार क्षेत्र में है। दरअसल जब आप अर्जेंटीना को देखेंगे, अर्जेंटीना से पूर्वी किनारे पर जब आप देखें तो कुछ दूरी पर आपको एक द्वीप दिखेगा जिसका नाम है फाकलैंड द्वीप। इसके नाम पे एक जलधारा भी है, फाकलैंड की जलधारा, जो ठंडी जलधारा है। और जो ये द्वीप है ये देखें तो भौगोलिक दृष्टि से देखें तो दक्षिण अमेरिका का हिस्सा है, लेकिन राजनीतिक तौर पर इस पर यूके का अधिकार है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सी सही है। निम्न में से कौन सा सागर इटली के पश्चिम में स्थित है बताइए। क्वेश्चन नंबर 9 का उत्तर दीजिए। जब बात की जाएगी क्वेश्चन नंबर 9 में तो निम्न में से कौन सा सागर इटली के पश्चिम में स्थित है, तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, टरहेनियन सागर। क्योंकि टरहेनियन सागर जो है वो जब हम देखेंगे तो वो पड़ेगा इटली के पश्चिम में। बाकी की सभी एड्रियाटिक सागर पूर्व में है उसी के, लेकिन एजियन सागर भी पूर्व में ही पड़ेगा, ये ग्रीस के पास में स्थित है। और आयोनियन सागर भी देखेंगे तो ये पूर्व में ही है, लेकिन टरहेनियन पश्चिम में है। टरहेनियन के ऊपर लिगुरियन भी है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे, बेनिफेसियों की जलसंधि किसके मध्य स्थित है बताइए। क्वेश्चन नंबर 10 का उत्तर दीजिए। बेनिफेसियों की जलसंधि बताइए आप लोग। मैं देख रहा हूँ काफ़ी लोग उत्तर भी देते हैं कि अंत में उनके कुल कितने सही हुए। उसी तरीके से आप लोग भी, जितने लोग भी देखें, सबके सब लोग कमेंट किया कीजिए कि कुल कितने प्रश्न सही हुए। लाइव चैट में, क्योंकि वीडियो समाप्त होगी, लाइव चैट ख़त्म हो जाएगी, आप लोग बाद में कमेंट में भी बता सकते हैं, क्योंकि बाद में आप काउंट कर लीजिए, उनमें आप बता दीजिए कि कुल कितने आपके सही हुए। बेनिफेसियों की जलसंधि जब आप देखेंगे तो इटली के पास में दो द्वीप हैं, एक है कोर्सिका, एक है सर्डिनिया। कोर्सिका जो है फ्रांस के अधिकार क्षेत्र में है और सर्डिनिया जो है वो
इटली के अधिकार क्षेत्र में। तो दोनों के बीच में जल संधि स्थित है जिसको बोलते हैं बेनिफेसियो की जल संधि, इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का सी सही है, कोर्सिका सर्डिनिया। क्वेश्चन नंबर 11 है यूराल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? बताइए, यूराल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी। तो जब बात करेंगे यूराल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी की, तो यूराल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी जो है वो नरोदनया है, याद रखिएगा, नरोदनया। क्वेश्चन नंबर 10 का बी सही है। क्वेश्चन 11 का बी सही है। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ आएंगे, निम्न में से कौन सा देश भूमि बाधित है? क्वेश्चन नंबर 12 आप लोग उत्तर दीजिए। ऑप्शन उरुग्वे, चिली, बोत्सवाना, अंगोला। क्वेश्चन नंबर 12 का सी सही है, बोत्सवाना। उरुग्वे, चिली, अंगोला सबकी समुद्री सीमा है लेकिन बोत्सवाना की नहीं है। 12 का सी सही है। क्वेश्चन नंबर 13 है दार ए सलाम बंदरगाह किस देश में स्थित है? बताइए। तो दार ए सलाम बंदरगाह की जब बात करेंगे तो ये हमें देखने को मिलता है तंजानिया में। तंजानिया में जब आप देखेंगे तो ये आपको हिंद महासागर के तट पे आपको देखने को मिलेगा। और ये दार ए सलाम बंदरगाह, ये शहर भी काफ़ी फेमस है तंजानिया का, तो इसको याद रखिएगा। बाकी बात करेंगे अगर जो तंजानिया की, तो राजधानी डोडोमा है, तो याद रखिएगा वो भी। क्वेश्चन नंबर 15 है डॉक्टर विंड संबंधित है किससे? तो डॉक्टर विंड जो है वो पश्चिमी अफ्रीका से संबंधित है। गिनी के तट के आसपास के क्षेत्रों में देखेंगे तो यहाँ पर हरमट्टन हवा चलती है, जिसकी वजह से वहाँ पर कह सकते हैं कि चूँकि वहाँ पर नमी बहुत ज़्यादा रहती तो हवा चलती तो नमी को उड़ा ले जाती है, तो इस वजह से इसको डॉक्टर विंड की संज्ञा वगैरह भी देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो है वो डी सही है। क्वेश्चन नंबर 14 का डी, पश्चिमी अफ्रीका से। क्वेश्चन 15 है निम्न में से किस नदी का मुहाना सर्वाधिक समय तक बर्फ आच्छादित रहता है? बर्फ से आच्छादित रहता है या हिमाच्छादित रहता है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 15 का आप लोग उत्तर दीजिए। क्वेश्चन 15 का सी सही है, मैकेंजी नदी। कनाडा में स्थित है मैकेंजी, तो याद रखिएगा मैकेंजी नदी जो है उसका मुहाना जो है, ये चूँकि ये मैकेंजी नदी ब्यूफोर्ट सागर में गिरती है आर्कटिक के क्षेत्र में, तो यहाँ पर बर्फ़ परमानेंट लगभग जमी रहती है, तो सर्वाधिक समय तक ये बर्फाच्छादित रहता है। क्वेश्चन नंबर 16 है बिस्के की खाड़ी किन दो देशों के मध्य में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 16 का आप लोग उत्तर दीजिए। बिस्के की खाड़ी बताइए। बिस्के की खाड़ी जब आप देखेंगे तो स्पेन और फ्रांस के बीच में जब आप देखेंगे बॉर्डर जब शेयर होता है जो अटलांटिक के साइड में, तो वहाँ पर आप देखेंगे तो थोड़ा सा गैप आपको देखने को मिलता है, और वही जो है वो बिस्के की खाड़ी है। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करेंगे, निम्न में से कौन सी धारा उत्तरी गोलार्ध में दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? क्वेश्चन नंबर 17 का जब हम देखेंगे तो इसका उत्तर सही हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 17 का बी सही है, क्यूरेशियो की जलधारा। क्योंकि जब आप क्यूरेशियो की जलधारा को देखेंगे तो ये जापान के तट के पास में आपको देखने को मिलेगी। क्यूरेशियो की जलधारा, सुसीमा की जलधारा, दोनों वहीं पर आपको देखने को मिलेंगी। बाकी बता दूं क्यूरेशियो की जलधारा का दूसरा नाम ओएसियो की जलधारा भी है, तो ये भी कैसी गर्म ही है, क्योंकि आप जान रहे हैं कि विषुवत रेखा से जो भी जलधारा ध्रुवों की ओर जाती हैं वो सभी गर्म ही होती हैं। क्वेश्चन नंबर 17 का बी सही है। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करेंगे, भूगर्भ के अंदर पिघला पदार्थ क्या कहलाता है? 18 का आप लोग उत्तर दीजिए, बहुत आसान सा प्रश्न है।
क्वेश्चन नंबर 18 का ए सही है, मैग्मा। 18 का ए सही है, मैग्मा। जब अंदर होता है तो मैग्मा, बाहर आ जाए तो लावा। प्लूटोनिक तो चट्टानें ही हैं। आग्नेय चट्टानों में देखेंगे गैब्रो जो है, गिट्टी जो नहीं होती रोड वोड से बनती है उसको गैब्रो बोलते हैं, ये भी आग्नेय चट्टान का ही उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 18 का ए सही है। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? एक तरफ देश दिया हुआ है, दूसरी तरफ राजधानी दी हुई, बताइए कौन सुमेलित नहीं है? किसी भी परीक्षा में जाने से पहले राजधानी वगैरह आप जरूर तैयार कर लीजिएगा। राजधानियों से आपको एक प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि राजधानियाँ जैसे आसान आसान राजधानियाँ तो आपको पता ही होती हैं, थोड़ा सा टफ वाली भी याद कर लीजिए। राजधानी से कभी भी प्रश्न घुमाया जा सकता है। देखिए, अंगोला की लुआंडा सही है, नाइजर की नियामे सही है, कैमरून की याओंडे सही है, बेनिन की मोनरोविया गलत है, मोनरोविया लाइबेरिया की है, और बेनिन की कौन है? पोर्टोनोवा है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का डी सही हो जाएगा, बेनिन। बेनिन की राजधानी पोर्टोनोवा है। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करेंगे, निम्न में से किसे पूर्व का द्वार कहा जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 20 की बात करेंगे, पूर्व का द्वार जो है वो जकार्ता कहलाता है। क्वेश्चन 20 का डी सही। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करेंगे, चारों गोलार्धों में स्थित महाद्वीप कौन सा है? आसान सा प्रश्न है। चारों गोलार्धों में स्थित महाद्वीप अफ्रीका है। ये चारों गोलार्धों में पड़ता है, उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी, सब तरफ है। क्वेश्चन नंबर 21 का डी है, अफ्रीका। क्वेश्चन नंबर 22 है, थोड़ा सा अजीब प्रश्न है लेकिन आप इसको करिए। दो पूर्णिमाओं के मध्य अंतराल होता है लगभग कितने दिनों का, बताइए। क्वेश्चन नंबर 22। तो क्वेश्चन नंबर 22 का डी सही है, 29.5 दिन, मतलब 29.5 दिन। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ आएंगे, प्राकृतिक तटबंध। क्वेश्चन नंबर 22 का डी सही है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, प्राकृतिक तटबंध किसके निक्षेपणात्मक कार्य के परिणाम है? प्राकृतिक तटबंध मैंने बता रखा है, आकृतियाँ जब मैं बता रहा था। और हाँ, अगर आपसे कोई प्लेलिस्ट मिस हो जाती है, मतलब प्लेलिस्ट का मतलब क्या, आपसे जैसे मान लीजिए कोई टेस्ट सीरीज़ मिस हो जाती है, तो आप लोग इस चैनल की प्लेलिस्ट में जा करके न्यू टेस्ट सीरीज़ नाम से प्लेलिस्ट मिलेगी, आप चले जाइए। उसमें जो भी नई वीडियो इस टेस्ट की आती रहती, तो डेली की डेली वो अपडेट भी होती रहती। तो अगर जो आपसे कोई टेस्ट छूट गया है तो आप लोग जा करके उसे देख सकते हैं। इससे पहले एक टेस्ट सीरीज़ चलाई गई थी, स्पेशल टेस्ट सीरीज़ नाम से एक आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप लोग उसमें भी जा करके उस प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। क्योंकि जब क्लास में मैं बात बताऊं कि जब मैं पढ़ा रहा होता हूं, या मैं जो कुछ हिस्ट्री के लेक्चर ले रहा हूं, या मान लीजिए ज्योग्राफी ले रहा हूं, तो कई सारे लोगों के ये सवाल रहते हैं कि आप कुछ क्वेश्चन वगैरह भी बता दिया कीजिए। तो समझ लीजिए ये क्वेश्चन ही है, आने वाली जब सीरीज़ वगैरह होती हैं उनमें तो बताना संभव नहीं हो पाता है। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें उनको तो बता दी जाती हैं, लेकिन ये कह सकते हैं कि टेस्ट सीरीज़, ये जो सीरीज़ चलाई जा रही है, कह सकते हैं उन्हीं जो पढ़ाया गया है सब लगभग उन्हीं में से ही है, कुछ बाहर से कुछ भी नहीं है। तो आप कह सकते हैं इससे आप कह सकते हैं कि अपने आप को निखार सकते हैं, अपनी प्रतिभा को पहचान सकते हैं कि आप कितना प्रश्न सही कर पा रहे हैं। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, नए प्रश्न मिलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक नए प्रश्न नहीं मिलेंगे आपको चीज़ें टेस्ट देने का कोई मतलब ही नहीं है। अगर जो मैं 25 से 25 आसान से आसान दे दूं तो आपका कोई भी आपका फ़ायदा नहीं होने वाला। आपसे 25 में आपको अगर जो 20 आ रहे हैं, 15 आ रहे हैं, 10 आ रहे हैं, जितने भी आ रहे हैं, जितने नहीं आ रहे हैं, वही आपको उन पर फोकस करना है, क्योंकि वही आपके गलत हो रहे हैं। और परीक्षा में हो सकता है वही प्रश्न आपसे पूछ भी लिए जाएँ तो आप ना कर पाएँ। उसे चाहिए कि आप यही ना कर पाएँ, इसलिए उनको तैयार भी कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 23 का जो है वो बी सही है। प्राकृतिक तटबंध जो होता है वो नदियों के द्वारा निर्मित होते हैं। प्राकृतिक तटबंध, आप जब मैं बता रहा था नदी के जल के कार्य, तो उसमें मैंने आपको बताया था प्राकृतिक तटबंध जो होते हैं वो नदियों के द्वारा निर्मित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 का बी सही है, नदी। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ आएंगे, निम्न में से कौन ग्रहीय पवन नहीं है? देखिए, ग्रहीय पवन शब्दावली में अंतर है, बाकी कुछ है नहीं। क्वेश्चन नंबर 24,
मतलब वे पौने जो लगभग वर्ष भर चलती रहती हैं या कहीं लंबे क्षेत्रों में चलती रहती हैं, उनको हम ग्रही पौने कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 24 का ए सही हो जाएगा, मानसूनी पौने, क्योंकि वो ग्रही पौने नहीं हैं, वो किसी पर्टिकुलर एरिया में चलती हैं, इस वजह से इनको ग्रही पौने नहीं कह सकते। बाकी ध्रुवी, व्यापारिक, पछुआ, ये सब कैसी हैं, ग्रही पौने। क्वेश्चन नंबर 24 का ए सही है, मानसूनी पौने। अंतिम प्रश्न की ओर हम आ गए हैं, आइए देखते हैं अंतिम प्रश्न कौन सा है। यूराल पर्वत किस श्रेणी का उदाहरण है? ऑप्शन नवीन वलित, जटिल वलित, प्राचीन वलित, सरल वलित। क्वेश्चन नंबर 25 का सी सही है, प्राचीन वलित, क्योंकि देखिए दरअसल जब आप यूराल पर्वत को देखेंगे तो काफ़ी पुराना है। इस पर्वत में आपको बता दें कई जगह ऐसी हैं कि वहाँ पर बीच बीच में आप ऐसे ऐसे गड्ढे बन गए हैं या कहें कि चट्टानें टूट चुकी हैं, पर्वत अपनी अवशिष्ट अवस्था में चला जा रहा है, कि आप उन जगहों से आप नॉर्मल वे में आप जाइए और चढ़ के उस पार निकल जाइए। ऐसी सी जगहों पे गैप बीच बीच में बन गए, दरार बन गए, जैसे आप पश्चिमी घाट में देखते हैं कि दर्रे वगैरह बन गए। तो खैर उस तरीके की सिचुएशन ना कह लें, लेकिन हाँ कह सकते हैं कि वहाँ पर भी बिल्कुल दरार वगैरह, वहाँ पर दर्रे वगैरह ऐसे बने हुए हैं और वो लगभग धीरे धीरे ख़त्म होता चला जाता है। अरावली को आप देख रहे हैं ना, नाम मात्र की बची हुई, बिल्कुल लगभग इसी तरीके से यूराल की भी कहानी है। तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो है वो, क्योंकि प्राचीन वलित पर्वत का उदाहरण है, क्वेश्चन नंबर 25 का जो है वो सी सही है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो जो मेरा होने वाला है, नेक्स्ट वीडियो जो होगा काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, आप लोग उसको देखिएगा भी। नेक्स्ट वीडियो में जब हम बात करेंगे तब हम बात करेंगे, मैंने बताया ना कि जो नेक्स्ट टेस्ट आने वाला है, नेक्स्ट टेस्ट जो होगा वो होगा एस्ट्रोनॉमी का। मिलेंगे कल सुबह 11 बजे। बाकी आपके कुल कितने हुए ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।